हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और उस व्यस्त जीवन से और उस व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल के मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे हम बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं अब वीडियो में पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ब्रेन के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, कि ब्रेन हमारे जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले ब्रेन के लिए एक टर्म यूज की जाती है। जैसे आपको लिवर के लिए मैंने बताया था हिपैटिक, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और हार्ट के लिए कार्डियक टर्म होती है। उसी तरीके से ब्रेन के लिए एक टर्म होती है एनसेफेलॉन। आप इसको याद रखोगे, एनसेफेलॉन। ठीक है, ये टर्म किसके लिए होती है? ब्रेन के लिए होती है। एनसेफेलॉन टर्म इज यूज फॉर ब्रेन। तो इसी टर्म को हमें मतलब याद रखना है। और इसके आगे कुछ मैं लेटर्स ऐड करके इसके पार्ट्स के नाम देखेंगे और वो आपको याद रखने में इजी होंगे। जो बच्चे हैं जो थोड़े से डरते हैं कि बायो में ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, तो उनको याद रखने का ये आसान तरीका है कि आप एनसेफेलॉन याद रखो। ठीक है, एनसेफेलॉन। तो चलिए, अब ब्रेन के पार्ट्स में सबसे पहले हमारा जो पार्ट्स है, जैसे आपने, अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब बुक एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हो तो वहां क्या दे रखा होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आप ये पढ़ते हो? आप पढ़ते हो उसको। तीन पार्ट्स में हमने ब्रेन को डिवाइड कर दिया। पहला हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, पहले को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। दूसरे को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, ये तो नॉर्मल हम बोल रहे हैं मिड ब्रेन। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। तीसरे को हम हिंड भी कह देते हैं कई, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन हाइंड होती है। बिहाइंड बोलते हैं ना, हाइंड मतलब बैक साइड का। तो सबसे लास्ट का पार्ट है, इसलिए इसको हाइंड ब्रेन बोलेंगे, हिंड नहीं बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको हिंड हिंड ब्रेन करते रहते हैं, इसको हाइंड ब्रेन बोलेंगे। इज इट ओके? चलिए, अब फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? देखो, फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। इसके आगे प्रो लगा देंगे। ठीक है, और प्रोज लिख के और एनसेफेलॉन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोजेनसेफेलॉन। सेफेलॉन मैंने याद कराया था, प्रोजेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को क्या कहेंगे हम? प्रोजेनसेफेलॉन। थोड़ी सी साइंटिफिकली बोलना सीखो ना। फोर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन तो हम बोलते ही हैं, लेकिन फोर ब्रेन को साइंटिफिकली जब हम बोलेंगे तो प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन को बोलेंगे मीजेनसेफेलॉन। मीजेन लिख के, एमईएस मीजेन लिख के एनसेफेलॉन लिख दो, फिर से सेफेलॉन। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं आपका रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोम्ब, ROMB, रोम्बेनसेफेलॉन। फिर एनसेफेलॉन लिख दो इसके साथ, रोम्बेनसेफेलॉन हो गया। तो हमारे पास तीन पार्ट हो गए ब्रेन के: प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इज इट ओके? चलिए, अब इसी फोर ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो पहला पार्ट आप क्या डिवाइड करते थे? जिसको आप बोलते थे सेरेब्रम, बोलते हैं सेरेब्रम हम बोलते थे। ठीक है, इसी सेरेब्रम का एक और नाम है, साइंटिफिकली हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे टेल, TEL लिख के, टेल लिख के और एनसेफेलॉन लगा दो, टेल एनसेफेलॉन, टेल एनसेफेलॉन। ये हम इसके नाम क्या है? TEL लिख के एनसेफेलॉन। सिर्फ हर जगह देखो आपको एनसेफेलॉन टर्म याद रखनी है। और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? DIA लिखो, डाई लिख के और फिर एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन, ये इसका पार्ट हो गया। तो फोर ब्रेन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या हम कह सकते हैं प्रोजेनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। ठीक है, मीजेनसेफेलॉन एज इट इज रहेगा। मीजेनसेफेलॉन का कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं है, आप मीजेनसेफेलॉन को ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद रोम्बेनसेफेलॉन को हम फिर से डिवाइड कर दें, अगर होता है कभी बट इट इज सफिशिएंट देयर, तो हम रोम्बेनसेफेलॉन को अगर डिवाइड करते हैं तो रोम्बेन, जैसे इसका हम मान के चलें मीजेनसेफेलॉन है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो और इसको हम डिवाइड करते हैं रोम्बेनसेफेलॉन को। तो रोम्बेनसेफेलॉन का हमारे पास एक पार्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं मेटासेफेलॉन, मेटा लिख के
META मेटा लिख के फिर एनसेफेलॉन लिख दो, मेटासेफेलॉन हो गया, ठीक है। और इसके साथ दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे माइलेनसेफेलॉन। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइलिन, MYLE, माइली लिख के फिर एनसेफेलॉन कर दो, माइलेनसेफेलॉन, सेफेलॉन लिख दो यहाँ पे। तो अब ये साइंटिफिकली हमारे पास क्या हो गया, अब हम इसको साइंटिफिकली बोल के देखेंगे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन आता है। देन प्रोजेंसेफेलॉन अगेन डिवाइडेड इनटू टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन का फर्दर डिवीजन नहीं है। रोम्बेनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू मेटासेफेलॉन या माइलेनसेफेलॉन। इज इट क्लियर? तो ये है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे आप, जो आप पढ़ते हो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड आप पढ़ते हो, ये डायएनसेफेलॉन जो है इसी के फ्लोर पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ डायएनसेफेलॉन। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपको यहीं पे मिलेगी। उसके बाद मेटाएनसेफेलॉन में आपके पास आपने पढ़ा है ना, आप क्या पढ़ते हो लास्ट में, हाइंड ब्रेन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, तीन चीजें पढ़ते हैं। तो मेटाएनसेफेलॉन के अंदर आपका क्या आ जाता है, सेरेबेलम आ जाता है। सेरेबेलम आपका इसके अंदर आ जाएगा। इज इट ओके? और यहाँ पर क्या आएगा, माइलेनसेफेलॉन के अंदर फिर दो आ जाएंगे आपके लास्ट वाले पार्ट, कौन सा, एक आपका मेडुला, एक आपका पोन्स। यहाँ पर पोन्स आ गया और यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गए ब्रेन के सारे पार्ट्स। विजिबल है आप सभी को? देखिए दोबारा मैं बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसे आप नॉर्मल कहते हो साइंटिफिकली प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। फिर प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, और इसे हम टेलेनसेफेलॉन को ही सेरेब्रम कहते हैं, और डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस आती है। और हाइपोथैलेमस भी मैं आपको बताऊं, हाइपोथैलेमस भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। उसके तीन पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट को क्या बोलोगे, एपिथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस। और बीच में जो आपका पार्ट होता है आपका एंडोथैलेमस हो गया है, और फिर आपका हाइपोथैलेमस हो गया। तो ऐसा अच्छा हम अभी इतना डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर मैं ब्रेन का आपको डीप में बताने लगूं तो उसमें बहुत सारे, इससे पहले तो बहुत सारे पार्ट्स हैं अभी उसकी। और अगली जो मेरे को एक वीडियो बनानी है वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे बनानी है। आपने अभी न्यूरॉन्स एक ही टाइप के पढ़े हैं, एक ही तरीके का न्यूरॉन आप जानते हैं, पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आपको बताऊंगी कि न्यूरॉन्स कैसे कैसे कितने टाइप्स के होते हैं और उनको क्या कहते हैं, वो सब हम डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है। अब यहाँ मेटाएनसेफेलॉन में सेरेब्रम आ गया और माइलेनसेफेलॉन के अंदर पोन्स एंड मेड्यूला आ गया। मैं इसको कोई भी बिल्कुल रब नहीं करने वाली हूँ, यहीं पे मैं आपको फंक्शंस बताने वाली हूँ, उसको आप यहीं याद रखोगे। थोड़ा सा चलो यहाँ से आपको बता दूंगी मैं, पर जो बात बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम के साथ में आप यहाँ लिख लीजिए लार्जेस्ट पार्ट इन अवर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है ये। और यहीं पे लिख लीजिए सेरेबेलम के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेरेबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो आपका जो ब्रेन का सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है, इसीलिए उसको हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। सेरेब्रम को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ ब्रेन। इसको हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। ये आपके सारे के सारे थिंकिंग प्रोसेस जो होते हैं, जिन कामों को आप सोच कर करते हो, जो भी एक्शन आप सोच कर करोगे, जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं तो पहले मैं सोचूंगी, फिर उस क्वेश्चन को करूंगी आपसे, तो वो मैं अपने सेरेब्रम पार्ट्स का यूज कर रही हूँ। जितने भी आपके सेंसेस हैं, इसमें यहाँ पे लोब्स भी होती हैं। अगर मैं इसको और डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर ऑप्टिक लोब भी आएगी। तीन पार्ट्स में एक और पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम फोर लोब्स बोलते हैं, जहाँ पे आपके सारे सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हम हैं, आपको जो भूख लग रही है, आपको जो फीलिंग आ रही है, ये सब चीजें आपकी जो है वो सेरेब्रम में हो रही है, जिसको आप क्या कह सकते हो, जितने भी थिंकिंग प्रोसेस वाले काम हो रहे हैं, सोच के जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। फिर हाइपोथैलेमस का फंक्शन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्लैंड्स पढ़ाई थी आपको, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपके हाइपोथैलेमस डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था
कि आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती है। आप अभी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा ठंडे वाले इलाके में चले जाओगे वहां पर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक आपके लिए होमवर्क, जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज की जाती है। Those organisms which are able to maintain their body temperature according to the environment, ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है। कमेंट में मुझे बताओगे, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करती हूँ पर मुझे आंसर नहीं मिलता है, तो प्लीज मुझे आंसर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, वो आंसर मुझे चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं या उस टर्म को क्या कहेंगे जिसमें कि हम अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम मतलब कांस्टेंट रख पाते। इज इट क्लियर? चलिए, अब हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बता दिया, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। फिर मीसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन क्या कर रहा है? देखो मीसेंसेफेलॉन क्या कर रहा है बेटा, मीसेंसेफेलॉन ये कर रहा है कि आपके पास आप दो तरीके के एक्शन होते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, जो हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना हम इसको जो पढ़ चुके हैं यहाँ से मैंने ये रब कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं मीसेंसेफेलॉन की बात कर रहे हैं। तो मीसेंसेफेलॉन क्या करता है या मिड ब्रेन क्या करता है? तो देखो हमारे पास दो तरीके के एक्शंस हैं, एक तो वॉलेंट्री एक्शन और एक इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन अभी मैंने बताया सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है, जिस भी पार्ट को हम सोच के काम कर रहे हैं उसको सेरेब्रम करता है और सेरेब्रम ही उसको कंट्रोल कर रहा है। इज इट क्लियर? और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा मैंने बताया इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री में भी दो तरीके के इनवॉलेंट्री हो गए। एक इनवॉलेंट्री एक्शन तो वो हो गया जो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्शन करती है, जो बहुत ही फास्ट एक्शन होता है और बिना थिंकिंग प्रोसेस के उसको आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है। उसमें भी दो तरीके के होते हैं रिफ्लेक्सेस, एक हमारा सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस होंगे और एक हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होंगे। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में भी एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन में भी हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये भी एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी दो तरीके के, एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं या सेरेब्रल एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सेरेब्रल हो गया और एक हो गया हमारा स्पाइनल। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस दो हो गए। स्पाइनल में क्या हो गया, जिसे स्पाइनल कॉर्ड ही आपका कंट्रोल कर रही है, जहां पर जैसे अगर मान लिया कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखी है और आपका एकदम से हाथ लगता है और आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, तो वहां आप सोचते थोड़ी हो कि मुझे हाथ हटाना है कि नहीं हटाना, वो काम अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बिना सोचे काम हो रहा है, उसे स्पाइनल ही कर रहा है। लेकिन एक होता है जिसे आपका ब्रेन भी पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मैसेज सीएनएस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। जैसे कोई चीज आपकी बहुत मनपसंद खाने की आपके सामने आ गई और आपके मुंह में पानी आ गया, सेलिब्रेशन, तो ये क्या है, ये आपका सेरेब्रल रिफ्लेक्स है। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन, बट इट इज नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों चीजें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। तो वो आपका जो एक्शन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सीएनएस। इज इट क्लियर? मतलब उसमें स्पाइनल का एक्शन तो है लेकिन ब्रेन का भी है, इसमें ब्रेन का नहीं है। इस वाले में जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया आपको, या कोई पिन चुबा दिया आपको, या अपने हाथ हटा लिया, या कोई तेज लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, तो ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाती हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल मिड ब्रेन करता है। बिल्कुल क्लियर है ये बात कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल मिड ब्रेन करता है, जो हमारे डिफेंस के लिए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंटरी है, जो हमारे डिफेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। सेलिब्रेशन हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। कोई आपको सामने कोई चीज आई और आपने उसको खाना है और आपके मुंह में पानी आ गया, तो उसमें कोई सुरक्षा नहीं है आपकी, तो उसमें हमारा ब्रेन पार्टिसिपेट करेगा, वो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो हमारे डिफेंस के लिए कि हम हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा और हमने हटा लिया, वो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस नहीं, वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है, वहाँ एक्शन और भी फास्ट होगा, तो इसलिए उसे खाली स्पाइनल कॉर्ड ही करेगा। अभी मैं रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन में। रोम्बेनसेफेलॉन में हमारे पास मेटाएन्सेफेलॉन और माइलेन्सेफेलॉन में आ गया सेरेबेलम। अब सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि कोई भी आपका
अभी मैंने दूसरे तरीके के वॉलंटरी एक्शन नहीं बताए हैं, इस पे आएंगे तब बताती हूँ। सेरेबेलम में आप एक बात याद रखेंगे, बैलेंसिंग जो है उसका काम आपका सेरेबेलम करता है। बैलेंसिंग का मतलब अब आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन में चलना है तो आप सीधी लाइन में चलोगे तो एक बैलेंस बना के चलोगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये पेन पकड़ना है, अभी अब किसकी ग्रिप पकड़नी है, तो अभी जब बच्चा लिखना सीखेगा तो शुरू में तो उसको नहीं पता, कभी वो पेंसिल को ऐसे पकड़ेगा, वो ऐसे पकड़ेगा, उसको नहीं आती। धीरे धीरे हम सिखाएंगे तो वो एक ग्रिप बनेगी, फिर वो उसका बैलेंस बना के उसको कॉपी के ऊपर ऐसे लिखेगा, ठीक है। राइटिंग विद द पेंसिल इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग का काम आ गया। दूसरी बात हम एक और देखें, आपका आप बैठ जाते हो, कई बार आप बच्चों की आदत होती है जिसको हम बहुत गंदी आदत भी बोलते हैं कि बैठ जाते हैं और पैरों को ऐसे मूव करते रहते हैं, आगे पीछे ऐसे करते रहते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, पैर ऐसे नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो तो चलो अलग बेटे, क्यों नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें क्या है, एटिकेट्स में नहीं आता इसलिए मान लेते हैं। लेकिन वो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो भी सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। आप देखोगे पैर को ऐसे मूव करते हैं फिर पीछे जा रहे हो, उनको तो अच्छा लग रहा है, उनको टाइम पास हो रहा है। तो जो पैर को आप ऐसे ले जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा उसको पीछे नहीं ले जाओगे, चोट लग जाएगी। आप एक बैलेंसिंग में उसको जितना आपको उसमें अच्छा लग रहा है उतना ही आप करो, तो वो भी एक बैलेंसिंग बनाना, वो भी सेरेब्रम ही कंट्रोल कर रहा है। या पोस्चर गेस्चर, आप जैसे भी बैलेंसिंग आपकी बॉडी की बन रही है वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और राइडिंग बाइसाइकिल, आप साइकिल चलाना सीखते हो, बैलेंस बनाना सीखते हैं हम साइकिल को, तो वो भी सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। और अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं, देखा है, जो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है, वो सीधा नहीं चल पाते हैं, झूमते हुए लहराते बल खाते चलते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, वहां पर भी उनके सेरेबेलम पे, अल्कोहल जो लेते हैं उनके भी सेरेबेलम पे ही वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका बैलेंसिंग का काम जो है वो सेरेबेलम कर रहा है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। और एट द लास्ट वन इज पोन्स एंड मेडुला। पोन्स क्या करता है, पोन्स आपका, पोन्स का एक ही बात याद रखो, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है यहाँ पे, जो आपकी ब्रीदिंग रेट का जो सेंटर है वो पोन्स में है, तो ये आपके रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। तो अगर हम पोन्स की बात करें तो पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन रेट जो कंट्रोल हो रहा है वो किससे हो रहा है, पोन्स से हो रहा है। पोन्स का इकलौता एक ही काम याद रखो, बहुत सारे दे रखे होंगे, आपको एक ही याद रखना है फिलहाल अभी, ठीक है। मतलब फिलहाल अभी से मेरा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम बात करते हैं मेडुला की, कि मेडुला क्या करता है। तो मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। अभी मैंने बताया इनवॉलेंट्री एक्शन दो तरीके के हैं, एक तो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स को तो हमने देख लिया, मिड ब्रेन कर रहा है। एक इनवॉलेंट्री एक्शन है आपका जिसको मेडुला कर रहा है, जो नॉर्मल इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली चल रहे हैं, कोई हमारे डिफेंस के लिए नहीं है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल कंट्रोल कर ही रहा है ना, कोई चीज तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे बीपी को कंट्रोल कर रही है। फिर हम देखें कभी हमको वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग भी हमारा क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। या हम देखते हैं आपका जो फूड है, फूड क्या कर रहा है, फूड इंटेस्टाइन में जा रहा है, आप उसे रोक लोगे, स्टमक तक रोक लोगे, नहीं आगे मत जाओ, जाएगा। तो फूड जो है वो आपका जो आगे मूव कर रहा है, ये सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। और दीज ऑल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला इज कंट्रोल्ड ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, सारे मेडुला कंट्रोल कर रहा है। जितने भी ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो आपके रिफ्लेक्सेस नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, रिफ्लेक्स को छोड़ के नॉर्मल आपकी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन मेडुला ही कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने देख लिया मेडुला आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट, देखो यहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन रेट बोला था, वहां पे मैं ब्रीदिंग रेट और आपका जो है बीपी का होना, फिर आपका जो है बॉडी का आपके जो भी मूवमेंट हो रही है जिनको आप कंट्रोल, हार्ट बीट को भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे हार्ट बीट हो गया, तो हार्ट बीट को कोई आप कंट्रोल कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जो आपकी ऐसी हैं, जो ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन है जो डिफेंस वाले नहीं है, उनको हम मेडुला कंट्रोल करेगा। जो डिफेंस के हैं, रिफ्लेक्सेस है, जो सडन एक्शन होना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेसेंसेफेलम या मिड ब्रेन। इज इट क्लियर? और इससे अलावा आपको कुछ नई चीज इसमें एनसीईआरटी लेवल पर यही चीज कराएंगे, इससे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बताई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से चीजें पूछी जाती हैं। इज इट क्लियर?
तो इस तरीके से आपके ये सारे ब्रेन के पार्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट एक वीडियो जो मैं बनाऊंगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और इसके अंदर आपको मैं बताऊं वेंट्रिकल, जैसे आपने वर्ड सुना होगा वेंट्रिकल कहाँ होता है, हर्ट में होता है। नॉर्मली बच्चों को पता है वेंट्रिकल हर्ट में होता है, वेंट्रिकल ब्रेन में भी होते हैं। वेंट्रिकल्स बनते हैं हमारे जब ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो जब ब्रेन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तो और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है। इज इट क्लियर? कोशिश करती हूँ जो मैंने आपको शेयर किया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। और मेरे आंसर जरूर देना है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे या इसके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट रहता है या मेंटेन कर पाते हैं। उसके रिवर्स दूसरा भी होता है, लेकिन एक का आंसर दो। इज इट क्लियर? और मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे आंसर मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।